नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय यूपी वाला भैया में। जैसा कि हम लेखपाल की मैथ सीरीज करा रहे थे, उसमें हमने कुछ पार्ट करा दिए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विविधकर और मूलों की प्रकृति। इसमें हम सीखेंगे कि विविधकरों की यानी मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल वास्तविक कब होते हैं और प्रमेय कब होते हैं, अप्रमेय कब होते हैं, और मूल दिए गए होंगे उनसे हमें समीकरण बनाना होगा। तो किस प्रकार समीकरण बनाएंगे, तो चलते हैं आपका बिगड़ समय गंवाए सीधा टॉपिक की ओर देखते हैं। जब अगर देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि विविधकर होता क्या है, यानी विविधकर का फॉर्मूला होता है। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये आपका विविधकर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी का मान जब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो हम पता लगाएंगे मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चलते हैं देखते हैं। यदि विविधकर का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग होगा, धनात्मक और पूर्ण वर्ग होगा, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल कैसे होंगे। तो मूल आपके कैसे होंगे, यानी वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। असमान होंगे, ठीक है। तो अगर विविधकर का मान धनात्मक होगा तथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तब मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे, ठीक है। यदि विविधकर का मान ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, तो मूल आपके कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मूल आपके काल्पनिक होंगे। अगर विविधकर का मान शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, तो मूल किस प्रकार के होंगे, तो आपके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। तो हमने देखा कि जब हमारा मान धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। धनात्मक और पूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, लेकिन मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। और अगर हमारा मान धनात्मक होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो हमारे मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपरिमेय और असमान होंगे। अगर हमारा मान, अगर विविधकर का मान ऋणात्मक होगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर हमारा विविधकर का मान शून्य होगा तो हमारे मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि मूलों से किस प्रकार समीकरण बनते हैं, किस प्रकार मूलों की प्रकृति निकाली जाती है। देखते हैं टॉपिक आगे। तो अभी हमने पढ़ा कि विविधकर का मान जो भी निकल के आएगा वो धनात्मक होगा, पूर्ण वर्ग होगा या नेगेटिव होगा या शून्य होगा। उस प्रकार मूलों की प्रकृति देखी जाती है कि मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, असमान होंगे। और हम अब देखते हैं इसमें कि हमें दो मूल दे रखे होंगे, उनकी सहायता से हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए दिया जाएगा। तो उसके लिए आपका द्विघात समीकरण तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 होता है। लेकिन इस प्रकार का जो समीकरण होता है आखिर ये बनता कैसे है, तो बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद इंटू एक्स प्लस
मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये बनता है। तो ये वाला मूलों का योगफल जो होता है इसे आप मूलों का योगफल कहते हैं और इसे मूलों का गुणनफल कहते हैं। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए, और ये क्या होता है, यानी बी क्या है, बी ये है, तो ये किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और ये वाला ए है तो ये रहा, तो ये किसका गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और c क्या है, c एक अचर पद है जो कि किसी का गुणांक नहीं है, तो ये किसे क्या बोलेंगे, ये अचर पद होगा। और a तो आपको पता ही है कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यानी कि हमने पढ़ा कि विविधकर का मान, हमने पढ़ा विविधकर का मान अगर धनात्मक और पूर्ण वर्ग होगा, वास्तविक होते थे, यानी कि वास्तविक होते थे, वास्तविक होते थे और परिमेय होते थे, क्या होते थे, परिमेय होते थे और असमान होते थे, असमान होते थे। लेकिन जब धनात्मक ही होता था और पूर्ण वर्ग नहीं होता था तो क्या होता था, यानी कि वास्तविक होते थे और परिमेय, यानी कि परिमेय न होकर के एक और बढ़ जाता था कि ये अपरिमेय हो जाते थे। क्या हो जाते थे, अपरिमेय, अपरिमेय और असमान, यानी कि इसमें असमान और इसमें असमान, तो इसमें भी, लेकिन अपरिमेय और बढ़ जाता था इसमें। जब मूल हमारे ऋणात्मक होते थे तो सीधा सीधा ऋणात्मक होते थे, तो इसमें कुछ भी नहीं, मूल कैसे होते थे, काल्पनिक। अगर विविधकर का मान कभी भी ऋणात्मक आए तो उसे क्या बोलेंगे, मूलों को काल्पनिक, वो होते थे आपके काल्पनिक। अगर मान शून्य आता था तो शून्य आता था क्या होता था, यानी वो वास्तविक भी होते थे, वास्तविक भी होते थे और परिमेय होते थे और समान भी होते थे, वास्तविक होते थे, परिमेय होते थे और समान भी होते थे। तो चलते हैं अब इससे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 में आपको देखना है कि विविधकर बताना है एक तो, और इसमें बताना है मूलों की प्रकृति क्या होगी, वो भली बात ही हम बता रहे होंगे। और हमें दो मूल दे रखे होंगे, यानी एक मूल -5 दे रखा है और एक मूल आपका 4 दे रखा है, और हमें समीकरण बनाना होगा इस वाले क्वेश्चन में। और इसी प्रकार जो इससे अगला क्वेश्चन है उसमें दो मूल दे रखे हैं, आपका अंडर रूट में 5 + 2 दे रखा है एक मूल, और दूसरा मूल अंडर रूट में 5 - 2 दे रखा है, और इससे भी हमें समीकरण बनाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहले हम विविधकर निकालेंगे और फिर विविधकर के मान को देखकर हम बताएंगे कि मूल वास्तविक है या कैसे हैं, ठीक है ना। तो हम इस वाले समीकरण की तुलना किससे करेंगे, यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है, यानी ax² + bx + c = 0 से जब तुलना करेंगे तो यहाँ से, यानी a का मान एक ही जगह पर इस समीकरण में क्या है, तो a का मान है तुम्हारा 3, ठीक है, और b का मान क्या है यहाँ 2, तो b का मान आपका हो गया 2, और c का मान कितना है, और c का मान हो गया आपका 1। अब विविधकर का फॉर्मूला आपको पता ही है, विविधकर बराबर क्या होता है, d = b² - 4ac, और इसमें मान रख देंगे। तो b की जगह b का मान क्या है, 2 है, तो यानी 2 का वर्ग, क्योंकि b का वर्ग है यहाँ, और -4 न्यों का त्यों इंटू a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है हमारे पास 3 × 3, और c का मान कितना है, तो c का मान है हमारे पास 1। अब इसे हल कर देंगे तो यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 माइनस का न्यों का त्यों, और 4 × 12 और 12 × 12, तो यानी कि -12, और माइनस के 12 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -8। तो ये आपका मान कैसा निकल के आया, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक मान होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं आपके काल्पनिक। तो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। तो मूल हो गए आपके काल्पनिक, तो मूल हो गए। और विविधकर का मान विविधकर पूछा था तो -8 आपका विविधकर हो गया। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो मूल दे रखे हैं। तो मूल अल्फा बराबर क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, और बीटा बराबर दे रखा है +4।
4। तो ये मूल दे रखे हैं इसमें, तो हमें इनसे समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, हमें सूत्र पता ही है, क्या है वो सूत्र है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का यानी मूलों का योगफल एल्फा इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का आपका मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। अब मूलों का योगफल, यहाँ से मूलों का योगफल निकाल लेंगे और यहाँ से मूलों का गुणनफल इसमें रख देंगे, जो भी मान आएगा वो हमारा समीकरण होगा। तो एक्स स्क्वायर न्योका त्यों रहता है इसमें माइनस, अब मूलों का योगफल तो माइनस का 5 प्लस और तुम्हारा बीटा का मान है 4 प्लस 4 इंटू एक्स है ये, और गुणनफल यानी माइनस के 5 इंटू प्लस के 4 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर न्योका त्यों, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 4, तो इसमें क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और बाहर भी माइनस है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 का अगर गुणा एक्स में करेंगे तो मान क्या आएगा, एक्स ही आएगा। क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ आपका एक्स हो गया। अब यहाँ यानी कितने हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 4 का गुणा करेंगे तो यानी 5 चौक 20, तो माइनस के 20 इजिकल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको एक मूल ये दे रखा है, यानी एल्फा बराबर आपको ये दे रखा है और बीटा बराबर ये दे रखा है। तो हमें सूत्र दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट हम मान रख रहे होंगे और हमारा सवाल आगे बढ़ रहा होगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर न्योका त्यों रहता है इसमें, और मूलों का माइनस मूलों का योगफल, तो कोष्टक में क्या आएगा, यानी अंडर रूट का 5 प्लस का 2, और प्लस करते हैं तो अंडर रूट का 5 और माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस और मूलों का गुणनफल, तो इन दोनों ब्रैकेटों का गुणनफल हो जाएगा। तो अंडर रूट का 5 प्लस का 2 इंटू अंडर रूट का 5 प्लस का 2 इजिकल टू 0। अब इसे हल कर लेते हैं। तो इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर न्योका त्यों, अब प्लस माइनस से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 इंटू में एक्स, ठीक है। अब इसको ये बन गया आपका एक फॉर्मूले के आधार पर, किस प्रकार का बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए माइनस का बी एक कोष्टक में और ए प्लस का बी। तो इसी के आधार पर अगर इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 5 का वर्ग कर दें हम, तो 5 का वर्ग यानी अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो प्लस का तो अंडर रूट 5 का वर्ग कर दें हम, और यहाँ माइनस है, यहाँ एक कोष्टक माइनस था ना, तो इस माइनस अब क्या करें, इसका अंडर रूट 2 का वर्ग कर दें, यानी सॉरी 2 का वर्ग कर दें, तो बराबर 0। अब जो भी आएगा देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 5 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा इस पे से, तो ये हो जाएगा 5, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 इजिकल टू 0। इसमें से अब क्या होगा, यानी 5 में से 1 चला जाए, यानी 5 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1, यहाँ अब क्या बचा, 1 बचा इजिकल टू 0। तो यही आपका आपके अगले प्रश्न का भी आंसर होगा। तो आपने देखा इसमें कि 2 मूल दे रखे थे, माइनस का 5 दे रखा था, प्लस का 4 दे रखा था। तो हमने इस सूत्र की सहायता से इसमें मान रख के हमने द्विघात समीकरण बनाया। जब दूसरे में भी 2 मूल दे रखे थे अल्फा बीटा, और हमने फिर उनको भी हल करके इस सूत्र में फॉर्मूले में रखकर और हमने द्विघात समीकरण निकाला। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्विघात समीकरण किस प्रकार बनते हैं, मूल यानी विविधकर कैसे निकलते हैं, और उसके मूल की पहचान कैसे होती है कि वह काल्पनिक है, वास्तविक है या अपरमेय है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित आगे सवाल भी देख लेते हैं। यदि एल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और एल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है तो द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ एक बात तो ठीक है कि मूलों का योगफल तो दिया है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, और एक और ज़रूरत पड़ती है हमें कि मूलों का
गुणनफल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ मूलों का गुणनफल ना देके मूलों का अंतर दिया है, तो हमें किसी भी तरीके से मूलों का अगर गुणनफल भी अगर प्राप्त हो जाए तो आसानी से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का वर्ग कर दें तो ये किसके बराबर होता है, यानी एल्फा माइनस बीटा का वर्ग प्लस 4 एल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता ही है। यहाँ मैंने एल्फा बीटा न्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन ये ए और बी के फॉर्म में आपने भली बात ही पढ़ा होगा, तो इसमें दिक्कत कोई लेने वाली बात नहीं है। तो अब इसका पूरा यानी कि एल्फा प्लस बीटा का मान रख देते हैं इसमें। तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये है 24, ये 24 है आपका, तो 24 का वर्ग कर देंगे। और ये एल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 8, तो ये 8 का वर्ग कर देंगे प्लस न्यों का त्यों 4 एल्फा बीटा न्यों का त्यों, क्योंकि एल्फा बीटा का मान तो हमें चाहिए। तो 24 का अगर वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576 आपका 24 का वर्ग होता है। और 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, कितना होता है 64 होता है प्लस 4 एल्फा इंटू बीटा न्यों का त्यों। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि ये, यानी मैं कर देता हूँ इसको 4 एल्फा बीटा बराबर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी 4 में से 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ बच जाएगा आपका और 1 यहाँ बच जाएगा, यानी 512 बच जाएगा। कितना 512, तो 512 बच जाएगा। अब इसको काटते हैं, यानी कि 4 से काटते हैं इसको, तो 4 एकन 4, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8, यहाँ बचे 3 और 4 8 32, यानी कहने का मतलब एल्फा इंटू बीटा का मान 128 आ गया। यानी कि हमारे पास मूलों का योगफल पहले से ही है, मूलों का गुणनफल हमें मिल ही गया, तो हम सूत्र यानी कि आपका द्विघात समीकरण आसानी से बना देंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता ही है हमारा, क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का कोष्टक में मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। अब इसमें मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर न्यों का त्यों माइनस, अब मूलों का योगफल कितना है हमारा 24, तो माइनस का 24 इंटू एक्स प्लस, और मूलों का गुणनफल कितना निकला है 128, तो प्लस 128 इजिकल टू 0। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये आपको भली बात ही समझ में आया होगा कि 2 मूल दे रखे थे, यानी मूलों का योगफल दे रखा था, मूलों का अंतर दे रखा था, एक हमें गुणनफल की जरूरत थी, हमने गुणनफल निकाला और फिर हमारा मूलों का गुणनफल मिल गया, मूलों का योगफल मिल गया, हमने सीधा सूत्र में रखा और हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपका अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p इजिकल टू 0 का एक मूल माइनस का 2 है, यानी एक मूल माइनस का 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि दूसरा मूल क्या होगा। तो इसमें इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं कि एक हमें मूल दिया है और दूसरा मूल हमें निकालना है और साथ ही p का मान निकालना है। आपको ये तो पता लग ही रहा होगा, जो p यहाँ पे जो इस समीकरण में दे रखी है वो किस स्थान पर दे रखी है, वो दे रखी है मूलों के गुणनफल के स्थान पर। तो हमें ज्ञात हो सकता है, अगर हमें मूलों का गुणनफल निकालने हम किसी प्रकार से, तो हमें p का मान पता लग जाएगा, और मूलों का योगफल अगर निकाल लें तो हमें शायद दूसरा मूल भी हमें पता लग सकता है। तो हमें अब क्या करना है कि यहाँ से मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b यानी कि b का मान कितना है 2, तो माइनस तो न्यों का तो माइनस का 2 बटे a का मान कितना है यहाँ से, तो a का मान है 1, तो यहाँ आ गया आपका माइनस का 2। यानी कि देखा जाए एल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस का 2 है। क्या है? माइनस का 2। लेकिन समीकरण में क्या कह रखा है? प्रश्न में कह रखा है कि नहीं जी, एक मूल है आपका 2। क्या है? एक मूल आपका 2 है। तो हम कह रहे हैं कि एक मूल एल्फा बराबर माइनस का 2 मान लेते हैं, क्योंकि उसने कह रखा है कि एक मूल आपका 2 है। तो अब हम एल्फा का मान इसमें रख देते हैं, तो दूसरा मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस का बीटा बराबर का माइनस का 2। तो यहाँ से बीटा का मान आपको यानी माइनस का 2 प्लस का 2 यानी कि 0। कहें बीटा का मान आपको यहाँ से क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो यानी दूसरा मूल आपको क्या मिला? 0 मिल गया। दूसरा मूल आपका 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? पी का मान। पी के मान के लिए हमें क्या करना होगा कि मूलों का गुणनफल निकालना होगा। पी के मान के लिए क्या निकालना होगा? पी बराबर क्या है? मूलों का गुणनफल यानी कि एल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो एल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? एल्फा का मान माइनस का 2 इंटू बीटा का मान 0। तो यानी कि 0 का किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो मान हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि P का मान 0 होगा, यानी कि हमारा दूसरा मूल भी 0 होगा और P का मान भी 0 होगा। आशा है इसमें जो पढ़ाए गए सारे सवाल भली भांति समझ में आए होंगे। इस सीरीज का हम जो भी अगला भाग लेके आएंगे, मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।